नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश बातें सितारों की में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं भागीरथ साहू। बातें सितारों की में आज हम रूबरू होंगे अभिनेता अमित भार्गव से। अमित भार्गव का जन्म झांसी में हुआ, फिर पूरा परिवार भोपाल शिफ्ट हो गया। जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद मध्य प्रदेश दूरदर्शन में कई सालों तक लाइव प्रोग्राम की एंकरिंग की, लेकिन दिल में एक्टर बनने का सपना था। इसके चलते रंगमंच ज्वाइन किया और कई सालों तक रंगमंच के कई अहम नाटकों में अभिनय किया। फिर मुंबई का रुख किया और लोकप्रिय सीरियल झांसी की रानी में ब्रिटिश ऑफिसर के रोल में जबरदस्त अदाकारी से अपनी एक अलग पहचान बनाई। इसके बाद धारावाहिक चंद्रगुप्त मौर्य, अदालत, लाल इश्क, आर के लक्ष्मण की दुनिया, आहट, सीआईडी समेत 50 से ज्यादा धारावाहिकों में अहम किरदार निभाए हैं। टीवी सीरियल के साथ फिल्म अपरिचित शक्ति में राजपाल यादव के साथ, ब्यूटी विथ ब्रेन में आदि रानी के साथ और बीएफएल में प्रमुख भूमिका निभाई है। अमित एक डबिंग आर्टिस्ट भी हैं। कई साउथ की फिल्मों के हिंदी डबिंग भी किए हैं। अमित भार्गव फिल्म सेंसर कमेटी के मेंबर भी रहे हैं। फिल्म प्रेम रतन धन पायो, शिवाय, हिट स्टोरी, गंगाजल 2 समेत 250 से ज्यादा फिल्मों को सेंसर सर्टिफिकेट दिया है। तो वहीं खजुराहो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के एडवाइजरी मेंबर भी हैं अमित भार्गव। तो आज हम इनसे रूबरू होंगे और जानेंगे इनके अभिनय के सफर के बारे में और कैसे इश्यू करते हैं फिल्मों को सर्टिफिकेट। और इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ गए अभिनेता अमित भार्गव। अमित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्वदेश न्यूज की खास पेशकश बातें सितारों की में। धन्यवाद भागीरथ भाई, धन्यवाद स्वदेश न्यूज़। आपने अपने इस अहम कार्यक्रम में मुझे बुलाया और दर्शकों से रूबरू होने का एक मौका दिया। जी अमित जी, हमारे दर्शक ये जरूर जानना चाहेंगे कि आखिर कैसे आपने डिसाइड किया, आपको कब लगा कि आपको एक्टर बनना है और कैसे आप इंस्पायर हुए एक्टर बनने के लिए। एक्चुअली क्या हुआ कि हम ये नहीं कह सकते कि डिसाइड कब किया, क्योंकि मुझे जहाँ तक याद है बचपन था जब एक नासमझी की उम्र थी। तो मोहल्लों में जिस तरह से हम देखते हैं एक रामलीला का दौर चलता था उस वक्त। जी। तो पता नहीं वो देखते देखते हमने भी जिद कर ली हाँ। कि भाई हमें भी इसमें कोई कैरेक्टर चाहिए। हार्डली 2 ढाई 3 साल की उम्र रही होगी। ये वाकया इसलिए अच्छे से याद है कि कुछ कुछ घटनाएं कहीं ना कहीं दिमाग में बस जाती हैं। तो रामलीला में आपने किस तरह के किरदार किए थे उस वक्त आप? कुछ नहीं, बड़े भाई से जिद कर ली हाँ। कि मुझे काम करना है। हाँ। तो वैसे तो पात्र तैयार थे नहीं, जी। मतलब मेरा कोई कैरेक्टर तैयार था नहीं। हाँ। मेरी जिद रखने के लिए उन्होंने एक वो जो सीता स्वयंवर होता है, जी। उस स्वयंवर में बोले चलो अच्छा मोहल्ले वालों के सामने धनुष तोड़ना। अच्छा। तो वो धनुष तोड़ने का जो प्रकरण था, जी जी जी। वो मेरी तरफ से थोड़ा फनी हो गया था। हाँ। वो इस तरह से टूट ही नहीं रहा था, तो पैर लगा के कुछ लगा के तोड़ने की कोशिश की। हाँ। तो वहां से कहीं ना कहीं से कहेंगे एक जहनियत थी। बिल्कुल, कि मुझे बच्चों कुछ के ऐसे साथ तो काम ये रहता करना है कि बच्चे जो भी करें उनकी नादानी को समझकर हम उसको एंजॉय करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा, हालांकि बचपन से आपकी शुरुआत हो गई थी कि आपको एक्टर बनना, और आपने बताया कि कैसे आपके अंदर एक जो इच्छा जागृत हुई, लेकिन उसके बाद फिर आपने पत्रकारिता की पढ़ाई भी की है और आपने कई सालों तक मध्य प्रदेश दूरदर्शन के प्रोग्राम में लाइव एंकरिंग की है। तो आखिर बनना क्या चाहते थे आप, एक्टर कि एंकर? एक्चुअली जब घर परिवार, वो दौर था परिवार के साथ फिल्म देखने का, थिएटर जाते थे, सिनेमा हॉल जाते थे। वहाँ अमिताभ बच्चन साहब से बड़े प्रभावित थे। उनका एक्शन और उनकी डायलॉग डिलीवरी या परिवार के प्रति कुछ इस तरह की फिल्म थी ना, माँ से विशेष लगा। जी। बस दिल में ये था कि यार बनना है, कुछ ऐसा बनना है। हाँ। कि मतलब मैं अगर रोऊं तो मेरे सामने जो लोग हैं वो रोए, मैं हंसूं तो वो हंसे हैं। हाँ। तो ये बात कहीं ना कहीं जहन में थी, यार करना कुछ ऐसा ही है। जी। तो ये धीरे 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 इतनी जड़ कर गई दिल में कि मुझे एक्टर ही बनना है। और रही बात पढ़ाई की, तो पढ़ाई एक औपचारिकता के रूप में मैं पूरी कर रहा था, क्योंकि मुझे मालूम है कि ग्रेजुएशन करेंगे फिर सर्टिफिकेट तो हमारे पास आ ही जाएंगे एकेडमिक की, भाई हमने एक ग्रेजुएशन कर लिया। जी। लेकिन फाइनली मुझे जाना था कि मुंबई जाऊंगा और वहाँ जाके अभिनय क्षेत्र में अपने आप को आजमाऊंगा। बिल्कुल, आपने अमिताभ बच्चन का जिक्र किया, आपकी आवाज भी कहीं ना कहीं अमिताभ बच्चन की तरह एक भारी है, बेस वाली है। तो शुरू से ऐसी थी या इसके लिए कुछ आपने खास, आपने कुछ ट्रेनिंग ली आपने, या कुछ खास तरह से आपने इस आवाज को इस तरह से भारी भरकम बनाने के लिए ढाला? क्योंकि अक्सर मैंने देखा जो एक्टर होते हैं वो अपनी आवाज को भारी बनाने के लिए तरह तरह के, हमारी फील्ड की भी बात करें, हमारी फील्ड में भी कई ऐसे एंकर होते हैं जो अपनी आवाज को एक भारी दमदार बनाने के लिए कई तरह के तरीके अपनाते हैं। तो आपने कुछ तरीका अपनाया था या शुरू से ही आपकी ऐसी जबरदस्त आवाज थी? ना, विशेष रूप से तो ऐसा कुछ नहीं था। उम्र के साथ साथ आवाज़ रिफाइन होती गई। जी। लेकिन
ये कहीं ना कहीं अपने वरिष्ठ जनों से सुना था हाँ कि आप जब संवाद कहते हैं तो संवाद प्रभावी होने चाहिए। जी। तो आप अपने गले को आवाज़ पे भी वर्क करें। अब एक्टिंग में ये सारी चीज़ें चलती हैं कि हम अपने आप को रोज़ ही कुछ ना कुछ किसी ना किसी तरीके से ट्रेंड करते रहते हैं। जी। आवाज़ भी एक ऐसी चीज़ है कि जिसकी कुछ खास एक्सरसाइज होती हैं। वो नित्य कहीं ना कहीं हम उसको करते रहते हैं और आवाज़ को संवारते रहते हैं। बिल्कुल। और आइडियल की बात है तो जाहिर सी बात है हाँ। कि जब आप पर्दे पे कुछ कहें जी। तो लोगों के दिल में, जहन में वो आवाज़ असर करनी चाहिए। तो वो सोच तो रही है कहीं ना कहीं। बिल्कुल। अच्छा, इस आवाज के साथ मुंबई आपको जाना हुआ, तो किस तरह से आपका जो फर्स्ट ब्रेक था वो कैसा मिला आपका? आपको कैसे ये फर्स्ट ब्रेक मिला और क्या ये जो आपकी भारी भरकम आवाज थी, बड़ी रौबदार आवाज थी, इसका कुछ फायदा मिला आपको? एक्चुअली जब मुंबई की तरफ रुख किया हाँ। तो वहाँ खास तो कोई पहचान थी नहीं। हाँ। मतलब आप ये माने कि मुझे ये नहीं पता था कि मुझे मुंबई के किस स्टेशन पे उतरना चाहिए। अच्छा। कुछ भी पता नहीं था और ऐसा कोई वहाँ साथी भी नहीं था हाँ। कि जो ये बताए। तो बोरिया बिस्तर बांध के टिकट लेके आप बस मुंबई के लिए बस निकल निकल पड़े। गए और जैसे तैसे कोई ना कोई किसी ना किसी दोस्त का पता निकाला हाँ। कि यार 4 दिन उसके यहाँ बैग रख देंगे, वहाँ से घूमेंगे तो थोड़ा थोड़ा चीज़ें जानेंगे तो फिर उस हिसाब से हम आगे मूव करते रहेंगे। तो इस तरह से वहाँ जब पहुँचे फिर पता चला कि नहीं यार, अंधेरी में ज़्यादा काम होता है हाँ। फिल्म और सीरियल का। तो अंधेरी के चक्कर लगाना शुरू किए। वहाँ की चाय की दुकानों पे यहाँ वहाँ काफ़ी सारे लोग ऐसे मिल जाते हैं जी। कि जिनके अपने अनुभव हैं। हाँ। उनसे जिक्र करते हुए, बात करते हुए कि मुझे कहाँ जाना चाहिए, कहाँ किस जगह जाके अप्रोच करना चाहिए, वो धीरे धीरे पता चलता रहा। जी। तो वहाँ जाना शुरू किया तो एक दोस्त थे, उन्होंने ही कहा था कि जी टीवी का सीरियल झांसी की रानी शुरू हो रहा है, हाँ। तुम वहाँ जाओ, उस प्रोडक्शन हाउस में जाके मिलो। अब एड्रेस तो पता नहीं था तो मैंने उन्हीं से कहा कि मुझे आप एड्रेस बताएं और मैं कैसे जाऊं। लकीली वो वहाँ जा रहे थे, बोले चलो अच्छा मेरे साथ चलो, हाँ। मैं आपको ले चलता हूँ। वो मुझे वहाँ प्रोडक्शन हाउस में लेके गए और आप यकीन माने मेरा जो थिएटर का एक्सपीरियंस था हाँ। वो वहाँ इतना काम आया कि उन्होंने मुझे जब कुछ डायलॉग्स दिए और कॉस्ट्यूम ट्रायल जैसे ही डायरेक्ट कर लिया उन्होंने, वो जब मैंने तैयार किया और उनके सामने जब पेश किया तो 4 या 5 दिन में मुझे वो कॉल आ गया था कि आप इस कैरेक्टर के लिए फिट हैं और आप आके एग्रीमेंट साइन कर लें। तो ये मुंबई पहुंचने और काम मिलने के बीच में तकरीबन 1 से 1.5 महीने का फ़र्क रहा था जी। तो इस तरह से शुरुआत हुई जी टीवी के सीरियल के ज़रिए। वो मेरा पहला सीरियल में ब्रेक माने। और उससे पहले एक भाग्यश्री जी के साथ एक हेयर ऑयल का ऐड किया था, वो भी ऐसे ही चलते फिरते जी हाँ, audition यहीं दे दिया उस था। ऐड के बारे में मुझे पता है, आप भाग्यश्री के आप हस्बैंड बने थे, मतलब कि हाँ जी। पहली बारी जो आपका जो एक्सपीरियंस था, फर्स्ट ब्रेक था, आपने उसमें सलमान खान को रिप्लेस कर दिया आपने। मैं कहीं ना कहीं ये सोचता हूँ कि भाग्यश्री और सलमान जी, हाँ। उनकी फिल्म एक साथ जब आई थी तो मिसाल बन गई थी मैंने प्यार किया। तो मुझे लगा कि शायद कहीं ना कहीं से यहाँ से मेरा भी गुड लक चलेगा। और उनको बहुत तकलीफ करनी पड़ती सलमान खान को भाग्यश्री का हस्बैंड बनने के लिए, तमाम तरह के जद्दोजहद करने पड़ते, इसमें आसानी से आपको मौका मिल गया। सही कहा, आप उनके हस्बैंड का रोल आपने निभाया। अच्छा, झांसी की रानी बहुत ही लोकप्रिय सीरियल रहा है, मेरा भी बड़ा फेवरेट सीरियल रहा है, तो उसमें कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? वो शूट ही आउटडोर था। हाँ। वो तो वहाँ मुझे डायरेक्ट बुलाया उन्होंने जयपुर कि आप जयपुर पहुँचिए और जयपुर में ही शूट चल रहा है। तो मैं सफ़र करते हुए, मैं उस वक्त भोपाल आया हुआ था जब उनका कॉल आया। मैंने डायरेक्ट भोपाल से जो भी ट्रेन मिलनी थी पकड़ी और मॉर्निंग में जयपुर पहुंच गए। वहाँ से उन्होंने मुझे पिक किया स्टेशन से और वहाँ से करीब 40 किलोमीटर दूर चौमू एक जगह है, वहाँ की लोकेशन में शूट चल रहा था। तो मुझे इतना टाइम ही नहीं मिला कि मैं अगर ट्रेन से सफ़र करके आ रहा हूँ तो अपने आप को रिफ्रेशमेंट दे पाऊँ। तो सीधा उन्होंने उठा के मुझे साइड पे खड़ा कर दिया और फटाफट मेकअप हुआ, साथ में एडी आए, उन्होंने डायलॉग दे दिए। तो मेकअप करवाते करवाते वो डायलॉग पढ़े जा रहे हैं और मुझे, आप यकीन माने कि जो सेट की जो लैंग्वेज होती है ना, इवन उसका भी समझ नहीं था। पहुंचे तो वो डायलॉग रटे, हालांकि विश्वास ये था कि हाँ यार थिएटर में इसी तरीके से हम लोग डायलॉग पढ़ते हैं जी, तो बोलेंगे दमदारी से। और पहला ही सीन उन्होंने घोड़े पे बैठा दिया मुझे और पूछने लगे और घोड़ा। अच्छा, ये जरूर पूछना चाहूंगा, आपको घोड़े पर बैठना और उसको चलाना आता है आपको?
अरे बड़ा मजे की बात रही कि डायरेक्टर धर्मेश शाह जी थे, बड़े अच्छा बड़ा नाम है सीरियल के। उन्होंने मुझसे पूछा कि आप घोड़ा चला लेते हैं। अब मैं सिर्फ एक पल के लिए सोचा कि अगर मैं मना कर दिया तो पता नहीं मेरे कितने सीन कट जाएं। तो मैंने भी बोल दिया कि हाँ सर मैं चला लेता हूँ। उन्होंने बोला चलो इनको घोड़े पे बिठा, बहुत अच्छी बात है। और वो इस तरीके से बिठा दिए गए। और मैं भी थोड़ा बहुत जो फिल्मों में देखा था कि यार किस तरह से लगाम पकड़ते हैं, और कैसे एटीट्यूड कैरी करते हैं घोड़े पे बैठने हैं, वो किया तो उनको बड़ा परफेक्ट लगा। अच्छा। और फिर उन्होंने काफ़ी सारे सीन्स वैसे निकाले बिना किसी डुप्लीकेट के। और वो कहीं ना अच्छा, कहीं अक्सर हमने सुना है कि बोर्न एक्टर तो आप तो बोर्न हॉर्स राइडर है आप तो। बैठने से सीधे आपने घोड़ा चलाना शुरू कर दिया। नहीं तो हमने देखा अच्छे अच्छे जो धुरंधर होते हैं जिनको घोड़ा चलाना आता है वो भी कभी कभी गिर जाते हैं, घोड़ा बिदक जाता है। तो आप तो बोर्न हॉर्स राइडर थे आपको। अच्छा, ये बहुत ही लोकप्रिय आप ये धारावाहिक था झांसी की रानी, इसमें आपने ब्रिटिश ऑफिसर का किरदार निभाया था। तो कुछ डायलॉग अगर आपको याद हो तो हमारे दर्शक जरूर सुनना चाहेंगे। अब आप समझ सकते हैं कि एक अंग्रेज अधिकारी की भूमिका में अगर है तो वो डायलॉग किस तरीके के रहे होंगे। हालांकि मैं दिल से बड़ा देश प्रेमी हूँ, क्योंकि कहानियाँ तो हमारे वीर महाराणा प्रताप और वीर शिवाजी महाराज की सुन के रखी है, तो उनके लिए बहुत आदर है। अब महारानी लक्ष्मीबाई जी के लिए बहुत आदर है। अब संयोग आप देखिए, झांसी में पैदा हुआ पहला सीरियल झांसी की रानी, क्या बात है, अजब संयोग था ये भी। और तो कहीं ना कहीं दिल में आ रहा था कि यार ये कैरेक्टर करके मैं अपने झांसी के लोगों को किस तरीके से कोसूंगा या दोष दूंगा। बड़ा कुछ अजीब सा लग रहा था। मतलब दिल नहीं मान रहा था, लेकिन क्या करें, एक्टिंग करनी है, भूमिका आप निभा रहे ब्रिटिश ऑफिसर्स की। तो वो कुछ उस तरीके संवाद बोल के उन लोगों से क्षमा भी मांग लेते थे कि भाई मुझे माफ करना, यार ये तो एक्टिंग है तो कहना पड़ता है। तो लोग भी बड़े हंस के वेलकम करते थे। बिल्कुल। तो कुछ संवाद सुनना चाहेंगे हमारे दर्शक, जरूर बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे। एक सीन था बड़ा मजेदार कि जॉसलिन का एक खेल था, वो खेलना था जिसमें तात्या टोपे थे, नाना थे और मनु भी थी। तो वो उनसे किसी मेले में मेरी बहस हो जाती है तात्या टोपे जी से और नाना जी से। अब वो तात्या टोपे जी मुझे किसी खेल के लिए कि अगर मुकाबला करना है तो इस तरीके से आओ और मुकाबला करो। तो वहाँ वो ऐसा संवाद था कि अगर ये मुकाबला हम करते हैं और अगर हम जीते तो तुम्हें क्या करना होगा ना, तो वो एक बात थी। तो मैं उनसे पूछता हूँ कि अगर तुम जीता तो वो मुझे बोलते हैं कि उसी अंदाज में जो आपने शूटिंग के समय क्या होगा, आपने ब्रिटिश ऑफिसर का अंदाज। तात्या बोलते हैं कि अगर ये खेल होगा और अगर आप हारते हैं तो ये बूढ़े की जो बुजुर्गों की पगड़ी आपने उठाई है इनको इनके सिर पे रखेंगे। तो फिर मैं उनको कड़क आवाज में पूछता हूँ, और अगर इस खेल में मैं जीता तो वहाँ तात्या बोलते हैं कि बोलते जो आप कहें वो। तो मैंने कहा, फिर मैं बोलता हूँ तो तुमको हमारा बूट चाटना होगा। और ये जो डायलॉग था बोलने के बाद आप यकीन करें, जब मैं शूट खत्म करके आया तो यहाँ जो अपने परिवार के लोग थे या रिश्तेदार थे उनके बच्चों की जुबान पे था वो। अच्छा। कि बोलते थे कि मम्मी चाचू कैसे बोलते हैं, तुमको हमारा बूट चाटना। नहीं, आप देखिए, एक्चुअली क्या है कि जब भी मैंने देखा है, कभी भी हम थोड़े इंटरेस्टिंग मूड में, फनी मूड में होते हैं तो अक्सर हम भी कहीं ना कहीं एक अंग्रेजों की जो एक अदाएं होती है उसको कहीं ना कॉपी करने की कोशिश करते हैं। आपने बोला तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपका इंटरव्यू लेके। तो कहीं ना कहीं जब हम फनी मूड में होते हैं तो इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल जरूर करते हैं, लेकिन आपको पर्दे में अभिनय करना था। एक डायलॉग था कि मैं वहाँ, यू ब्लडी इंडियंस, मुझे तो तुम सब एक जैसे ही नजर आते हो, भूखे नंगे लोग। ये बोला तो आप यकीन करें, राजस्थान में शूट चल रहा था, आसपास के लोगों को क्राउड के तौर पे बुलाया हुआ था। तो जब वो सीन कट होता है, फ्री होते हैं, तो कुछ लोग भड़क गए
कि वो आके इनडायरेक्टली मुझे कहने लगे, अरे ये अंग्रेज ऑफिसर कैसे बोल रहा, हम लोग भूखे नंगे ये वो। हाँ अब वो उनकी आवाज़ें मेरे कान में जा रही है, क्योंकि वो बिलीव ये कर रहे थे जी, कि यार ये हाँ तो बाहर से आए हुए बिल्कुल कोई बिल्कुल है कि एक्टर है। आप फॉरेनर है और ये फॉरेनर जी जी, आकर यहाँ पर इस तरह की बातें इस कर तरह रहा से है। बोल रहा हाँ, है, और इंडियंस इनका को क्या ये क्या बोल रहा है इनका एटीट्यूड जी। भी और यही 200 होगा साल की शायद। जो गुलामी थी वो अंदर से आ गई होगी वो और भाग निकल गया होगा कि हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने तो कुछ किया, अंग्रेजों को भगाया, तो हम इस अंग्रेज को भी जरूर यहाँ से भगाएंगे। तो वो फिर आप उसके सही कह बाद रहे हैं कि वो जी मेरे आगे पीछे से कुछ इस तरह से बातें कर रहे हैं। हाँ तो मैं मुस्कुराया, फिर उनको अपने हिंदी में उनसे बोला कि अरे आप इधर आइए, मैं बाहर से आया हुआ कोई व्यक्ति नहीं हूँ, आप ही के बीच का एक एक्टर हूँ, हाँ सिर्फ लुक से आपको लग रहा है, जी और अगर आपको ये डायलॉगों से आपको आपत्ति है तो यार ये तो अब मजबूरी है, कहना पड़ेंगे, हाँ बाकी दिल से आप सब हम एक हैं। जी जब वो मुझे जाने तो उसके बाद फिर उन्होंने साथ में खूब मस्ती की, और जी। बार बार फिर मुझसे वो उन्होंने डायलॉग कहा, "अरे, रिपीट ये तो करवाते थे। हिंदुस्तानी है भाई वो डायलॉग फिर वो रिपीट हाँ करवा, नहीं सर एक बार और कहो। वो बोले शुरू में ये लगा कि आप बाहर से आए और ऐसा बोल रहे हैं, हाँ अब आप अपने हैं, तो बोले चलिए मस्ती में ये सब चलता रहेगा। नहीं बिल्कुल तो वाकई इंसिडेंट बहुत रहे कुछ। इंटरेस्टिंग वाकई हो जाते हैं। अच्छा फिल्म की आपकी बात करें, आपने सीरियल तो बहुत सारे किए हैं, 50 से ज्यादा आपने सीरियल किए हैं, फिल्म भी की आपने, कई बहुत सारी फिल्में की, एक अपरिचित शक्ति की आपने जिसमें राजपाल यादव के साथ आपने काम किया, तो ये एक्सपीरियंस कैसा था, किस तरह की फिल्म थी, इसमें कैसा रोल था और कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका राजपाल यादव जी के साथ काम करके? एक्चुअली ये जो फिल्म है, मैं जब मुंबई पहुंचा तो वहाँ जाके एक समय के बाद हाँ डायरेक्टर सनी कपूर जी से मुलाकात हुई। हाँ वो मुलाकात दोस्ती में तब्दील हो गई। जी अब होता यह है कि सनी कपूर जी के पास जब भी कोई फिल्म आए तो मुझसे तो पूछना नहीं है, तो उन्होंने कहा अमित आ जाओ, बस अपना हाँ शूट अगर फ्री है तो हम शूट पे जा रहे हैं, लोकेशन जी पे जा रहे हैं। हाँ तो अच्छा, दोस्ती भी इस तरह से है कि वो फिर ज़्यादा ना नुकुर वाली कोई बात ही नहीं होती। हाँ हाँ तो उन्होंने बोला कि हम अपरिचित शक्ति शूट कर रहे हैं, और कहानी जिस तरह से उसमें राजपाल यादव जी मेन लीड करेंगे। हाँ तो मैंने कहा मेरे करने के लिए भी कुछ है, बोले तुम बस मेरे साथ काम कर रहे हो। तो इस तरह से वो फिल्म शूट हुई, और राजपाल जी से फिर जब मुलाकात हुई तो उनके तमाम कैरेक्टर की तारीफ ही उनके सामने की मैंने, और बहुत सारी बातें हुई, हाँ वो सुन के भी बड़े खुश हुए। मैंने बताया कि दर्शक आपको इस तरह से देखते हैं, बिल्कुल मतलब हम लोग अकेले में भी आपके फलाने सीन की या उस जो डायलॉग है वो उसको रिपीट करते हैं, अरे रिपीट करते हैं। तो मैंने कहा बहुत मजे लेते हैं, शायद आपको नहीं पता कि आम लोग किस तरीके से। जी किस तरह से, सही बात है कि वो लोगों को एंटरटेन करते हैं, जी। कि वो जब सामने नहीं भी रहते हैं तब भी लोग याद करके हंसते हैं और खुश होते हैं। जी अच्छा, अभी हाल ही में आपने जम्मू कश्मीर में आपने एक फिल्म की है जो बहुत जल्द आने वाली है, जी। महरूम, तो कैसा रहा वहां पर शूटिंग का एक्सपीरियंस, क्योंकि 370 हटने के बाद किस तरह का आपने वहां पर महसूस किया, किस तरह का माहौल रहा आपने, क्योंकि कई समय तक आपने वहां पर शूटिंग की है? एक्चुअली मैं तो लॉकडाउन का पीरियड अपने गांव में गुजार रहा था, हाँ क्योंकि मैं इस बात पे यकीन करता था कि जब तक सारी चीज़ें सेटल डाउन ना हो, मुंबई जाके फंसने से हाँ। कोई मतलब नहीं है। अच्छा, ये जो फोटो हम देख रहे हैं अभी, उसमें आप किसी लड़की का हाथ पकड़ के लेके जा रहे थे, ये क्या उसी फिल्म की शूटिंग जी है? जी जी, ये मेरी साथ में को एक्टर हैं, हाँ। सोनाली निकम जी, हाँ टीवी इंडस्ट्री का अच्छा जाना माना नाम है। हाँ तो वो लीड कर रही हैं, और मैं उनके अपोजिट हूँ। हाँ तो वो उसी फिल्म का सीन है। जी तो मैं गांव में अपना बस मेरी फार्म है, सागर जिले में आता है, हाँ मैं अपना वहाँ लॉकडाउन का पीरियड निकाल रहा था। हम्म अचानक मुझे कॉल आता है कि अमित जी आपसे बात करनी है। हालांकि मैसेज आए, क्योंकि वहाँ नेटवर्क का बड़ा इशू था गांव में। मैसेज जब मैंने पढ़े तो फिर मैंने वो रिटर्न मैसेज किया कि आप, मैं 10 बजे रात के आसपास नेटवर्क में आऊँगा, फिर आपसे बात करता हूँ। वो सारी जब नेटवर्क में क्या बातें चली, तो उन्होंने कहा कि हम इस तरीके से एक फिल्म शूट कर रहे हैं, और कई लोगों को देखा, और फाइनली आपकी प्रोफाइल देखी थी, हाँ तो लगा कि आप ही को लॉक कर रहा हूँ। हम्म तो वो फोन पे उन्होंने डिसाइड कर लिया था जी। कि ये कैरेक्टर आप करने वाले हैं। लेकिन जहन में ऐसा कुछ था कि ये जिसकी शूटिंग है जम्मू कश्मीर में होगी, कहने के थोड़ा सा एक जो आम पब्लिक है उसके दिल में एक थोड़ा सा एक डर रहता है, हालांकि 370 हटने के बाद बहुत सारी चीजें बदली हैं जम्मू कश्मीर में, तो जो आपने सोचा था शूटिंग से में जाने से पहले, और जो वहां पर आपने महसूस किया, क्या आपने महसूस किया, किस तरह का माहौल था वहां का शूटिंग करते वक्त? ये जो धारा 370 हटी, और फिर हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने वो सारी व्यवस्थाएं जो वहाँ संभाली, हाँ उसके लिए आश्वस्त तो थे कि काफ़ी चीज़ें अब बदल गई वहाँ पे। और फिर जब हमारे डायरेक्टर प्रोड्यूसर से बात हुई, तो उन्होंने बताया कि हम जम्मू और कश्मीर के कुछ रिमोट एरियाज में हम शूट करने वाले हैं। तो हल्का सा जिक्र तो हुआ सिक्योरिटी विक्योरिटी को लेकर, बोला अरे नहीं अमित जी आप आइए,
हाँ। आप बड़ा एंजॉय करेंगे यहाँ के, और बहुत अच्छा लगेगा आपको। और आप बिल्कुल आश्वस्त रहें, आप फिक्र हटाएं, आप तो सिर्फ अपने कैरेक्टर की फिक्र करें। तो उन्होंने जो तसल्ली दी, तो बिल्कुल। तो मैं भी खूबसूरत रिलैक्स हो गया। वादियों में, जम्मू कश्मीर के वादियों, और आपने बहुत अच्छा वक्त गुजारा और बहुत बढ़िया आपने शूट किया। लेकिन कुछ लोग ऐसा है कि जो आपसे नाराज भी जरूर होते होंगे, भले वो आपका चेहरा आपको नहीं जानते होंगे, आपको नाम नहीं जानते होंगे, लेकिन अक्सर क्योंकि आप फिल्म सेंसर कमेटी के सदस्य भी रहे हैं, और अक्सर हमने देखा है जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर है वो सेंसर कमेटी को उसके ऊपर आरोप लगाते रहते हैं कि बेवजह ये हमारे सीन कट करते हैं। तो बहुत सारी, कम से कम 250 से ज्यादा फिल्में आपने सेंसर की है, सेंसर सर्टिफिकेट दिया है। तो आखिर क्या कुछ रहता है जब आप फिल्म देखते हैं, तो क्या कुछ प्रोसेस रहता है, किस तरह से उसमें कट लगाते हैं आप लोग? तो यू है और ए का क्या कुछ प्रोसेस रहता है? आ, अच्छा, पहले मैं दर्शकों को बता दूं कि जो प्रेम रतन धन पायो है फिल्म सलमान खान की, शिवाय है, अजय देवगन की हेट स्टोरी है, गंगा जल 2 है, मतलब इस तरह की बड़ी फिल्मों समेत 250 से ज्यादा फिल्मों पर आपने कैंची चलाई है, बहुत सारे सीन आपने कट किए हैं लेकिन वो आपका काम था। और तो वही, हाँ जी, बताएं किस तरह का प्रोसेस रहता है? देखिए भागीरथ जी, जब मैं फिल्म सेंसर बोर्ड में आया, उस वक्त पहला हिलानी जी आए थे। हाँ। तो सेंट्रल गवर्नमेंट में मोदी सरकार आने के बाद वो पहली कमेटी थी जी। फिल्म सेंसर बोर्ड में, जो नए सिरे से गठित हुई थी। हम्म। तो होता यह था कि जो हमारी गाइडलाइन है, हाँ सेंसर बोर्ड को जो गाइडलाइन दी जाती है, और आपने भी देखा होगा कि फिल्म 3 तरीके से हम लोग सर्टिफाइड करते हैं, यूए और अडल्ट। जी। तो अक्सर मेकर कोशिश ये करते थे कि उनको यूए सर्टिफिकेट मिल जाए या यू मिल जाए, हाँ। मतलब अडल्ट की तरफ वो नहीं जाते थे। हम्म। अब उनकी फिल्म का जो कंटेंट है वो यूए में कितना फिट हो रहा है, हम्म। हम लोग इस तरीके से देखते थे। अच्छा, हर कमेटी का अपना एक स्वतंत्र विचार होता है। ऐसा नहीं होता कि हमारी जो कमेटी थी, दूसरी कोई कमेटी बैठेगी तो शायद सबके एक जैसे विचार मिले, ऐसा भी नहीं होता। तो सबके अपने अपने विचार होते हैं, हर कमेटी स्वतंत्र होती है अपने विचारों को रखने में। तो अब मैं तो फिल्म क्षेत्र से ही था, तो मैं समझ सकता था डायरेक्टर और मेकर्स की जी, इतने मुश्किल से वो उनकी शूटिंग संवेदनाएं करते हैं अपने। और डायलॉग लिखते हैं, फिर वो जब कैची चलती है सेंसर बोर्ड की, तो बड़ा दुख तो होता है। तो हालांकि एक इंसिडेंट आपको बता रहा हूँ। Please. प्रेम रतन धन पायो फिल्म आई, हाँ। तो उसको हम लोग देख रहे थे, हाँ। और फिल्म खत्म होने के बाद राष्ट्रीय प्रोडक्शन के तमाम लोग सामने खड़े थे, हाँ। सारे बढ़ जाते बंधु और सभी। हाँ। फिर उन्होंने ओपनली हमारी राय पूछी कि सर आपने फिल्म देखी, आपको कैसी लगी, फिल्म कैसी देखी। अब हालांकि होता ये है कि हम ऑफिशियली कोई बयान दे नहीं सकते, बिल्कुल। फिर भी अगर क्योंकि चर्चा बड़ी हल्दी हो रही थी, हाँ। तो फिर हमने बोला कि सर ऑफिशियली हम बयान नहीं दे सकते हैं। हाँ। लेकिन मैं पर्सनली आपको बताऊं, फिल्म बहुत लेंदी है, हम्म। और फिल्म के कई सीन्स मुझे ऐसे लगते हैं कि आपको एडिट करना चाहिए, क्योंकि वो सीन्स कुछ ऐसे हैं कि अगर मैं उनको जाते हुए देख रहा हूँ तो देख रहा हूँ तो समझ नहीं आता इतना लंबा मैं क्यों देख रहा हूँ। जी। तो बड़े उन्होंने स्वस्थ दिमाग से वो चीज़ ली उन्होंने, जो मैं उनसे एक्सेप्ट कह किया रहा उसका था, आलोचना accept जो किया। आपने की थी। और एक दो सीन्स थे जो कट करने थे। एक रामलीला का सीन था, फिल्म की शुरुआत में ही होता है। हाँ। वो सीन कुछ इस तरह से था कि मंच पे रामलीला के कैरेक्टर सामने आते हैं, सीता जी आती हैं, राम जी आते हैं, और भीड़ में से कोई बंदा सीटी वीटी मार के उनको बोलता है कि अरे ये नहीं, कुछ ठुमके उमके दिखाओ। तो तब मैंने बड़जात्या जी से कहा कि सर आप क्या सोचते हैं कि रामलीला देखने वाला हीरो के आने का इंतजार करेगा अगर कोई इस तरीके से बदतमीजी करेगा? सही बात है। और मैंने कहा सामने जो पात्र हैं हम उनको ऐसे बोल भी नहीं सकते। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत एक आदर सम्मान है। उन्होंने कहा कि अरे यार वो तो लफंगा है। मैंने कहा फिर भी क्योंकि हम अपनी फिल्म के जरिए दिखा रहे हैं, सही तो बात हमें ये सोचना पड़ेगा कि हमारी फिल्म से क्या संदेश जा रहा है। बिल्कुल। तो बोले अच्छा आप बताएं फिर। तो मैंने उनको कुछ कट बताया, क्या वो जो कुछ उसने अश्लील डायलॉग बोले वो कट कर दो, सीटी वाला पार्ट रख दो। तो उन्होंने वो मेरी बात मानी, बड़े सही वे में वो बात मानी। और कुछ एडिटिंग वाली बात थी, मैंने कहा फिल्म कुछ एडिट करें। नहीं, बिल्कुल यही है कि देखिए क्योंकि एक टीम रहती है, आप लोगों की 4-5 लोगों की टीम रहती है, उसके बाद फिर रिव्यू जो कमेटी होती है उसमें तो ज़्यादा और लोग उसमें रहते हैं, और जिम्मेदारी है आपकी, क्योंकि एक सरकारी तौर पर आपकी कमेटी बनी ताकि ऐसा कुछ भी गलत मैसेज ना जाए समाज में, ताकि समाज में आक्रोश पैदा ना हो। क्योंकि हमने देखा है बहुत सारी फिल्में ऐसी हैं जहां पर जब वो आती हैं, थिएटर में आती हैं, भले सेंसर बोर्ड से पास होकर भी आती है, लेकिन उसके बाद
समाज में कुछ ऐसा तबका होता है जो कहीं ना कहीं उनको लगता है कि ये हमारी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची है, और फिर उससे हंगामा भी होता है। तो इसलिए आप लोग की कमेटी बनी हुई है और आपने बेहतरीन आपने उसमें काम किया है। 250 से ज्यादा फिल्मों में जो आपको लगा और जो सही लगा होगा, डेफिनेटली मैं ये कहना चाहूंगा, जो सही लगा होगा आपने उसमें कैची चलाई है। अच्छा, समय बहुत कम है, आखिरी में बस एक ही आपसे मैं जानना चाहूंगा, रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि बहुत सारी सीरियल की है आपने, रंगमंच भी आपने बहुत सारा किया है, जाते जाते कोई आपका मनपसंद संवाद आप हमें सुना दे तो बहुत अच्छा लगेगा। अब बात ब्रिटिश कैरेक्टर वाली है, जी। तो लाल इश्क एक एपिसोड था। हाँ। वो पूरी कहानी बेस्ड थी मुझ पर। हाँ। तो मैं वहाँ जो सामने कैरेक्टर है उससे बात करता हूँ कि तो तुम हमारी तरह कपड़ा पहनेगा, हमारी तरह बात करेगा, और तुम सोचता है कि तुम हमारी बराबरी करेगा। तो वो बोलता है कि हाँ जी, मतलब मैं बस कोशिश कर रहा हूँ, और मैं उठ के उसको कोड़ों से पीटना शुरू कर देता हूँ, और फिर बोलता हूँ अपने अर्दलियों से कि इसको 100 कोड़े मारो और एक गिनो, और इसको तब तक कोड़े मारो जब तक इसके बदन से ही इंग्लिश की महकानी बंद ना हो जाए। और वो गुस्से से जी। वहाँ से निकल जाते हैं। बिल्कुल, आपके जो संवाद है ना, मेरे अंदर भी कहीं ना कहीं वो ना संवाद घुस गए। ऐसा लग रहा है मुझे भी एक लाइन बोलने पर ना मैं भी मजबूर हो रहा हूँ कि सुनना समय चाहूंगा। बहुत कम है, नहीं तो मैं आपसे और छठ साखड़ था। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे इस कार्यक्रम में जुड़े और आपने शिरकत की। चलिए, ये तो मजाक है, लेकिन सीरियसली आपने समय निकाल कर हमारे इस कार्यक्रम में शिरकत की। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, और आप ऐसे ही बेहतर काम करते रहें। भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू भागीरथ भाई।